नमस्कार। आज के इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन काव्य की रचना सामंती परिवेश और छत्र छाया में हुई है, इसलिए इसमें वे सारी विशेषता पाई जाती है जो किसी भी सामंती और दरबारी साहित्य में हो सकती है। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो निम्न है। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है। दूसरी श्रृंगारिकता। तीसरी प्रवृत्ति है अलंकारिकता। अगली है आश्रयदाताओं की प्रशंसा या राज प्रशस्ति, चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। रीतिकालीन कवियों ने जो प्रकृति का चित्रण किया है वो उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण, ब्रज भाषा की प्रधानता, भक्ति और नीति, मुक्तक शैली की प्रधानता, संकुचित जीवन दृष्टि और नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, और अंत में है स्थूल एवं मासल सौंदर्य का अंकन। अब रीतिकालीन जो साहित्य उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहली जो प्रवृत्ति है वो है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इन कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण पर लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों का निर्माण किया, फिर भी इन्हें रीति निरूपण में विशेष सफलता नहीं मिली। इनके ग्रंथ एक तरह से संस्कृत ग्रंथों में दिए गए नियमों और तत्वों का हिंदी पद्य में अनुवाद है, जिसमें मौलिकता और स्पष्टता का अभाव है। इन कवियों ने कवि क्रम की अपेक्षा कवि शिक्षक की भूमिका में नजर आते हैं। रीति निरूपण करने वाले आचार्यों के दो भेद माने गए हैं, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक कवि। काव्यांग परिचय कवियों का उद्देश्य है काव्यांगों का परिचय देना। इनमें उन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ साथ अन्य कवियों की कविताओं का उदाहरण प्रस्तुत किए। वहीं रीति निरूपण एवं काव्य रचना को बराबर महत्व देने वाले कवियों के ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों उन्हीं के द्वारा रचित है। इसके अलावा तीसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने रीति तत्व तो उनके ग्रंथों में गिना है, परंतु काव्यांगों का लक्षण उन्होंने नहीं दिया। रीतिकालीन काव्य की जो दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है वो है श्रृंगारिकता। रीतिकाल की दूसरी बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की कविता में नखशिख और राधा कृष्ण की जो प्रेम लीलाओं का व्यापक स्तर पर चित्रण हुआ है। दरबारी परिवेश के फलस्वरूप नारी केवल पुरुष के रतिभाव का आलम्बन बनकर रह गई। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन इस युग की कविताओं में हुआ है। श्रृंगार में आलम्बन और उद्दीपन के बड़े ही सरस उदाहरणों का निर्माण हुआ है। संयोग चित्रण में कहीं कहीं रति चित्रण की वजह से अश्लीलता भी इस काव्य में दिखाई देती है। वहीं वियोग वर्णन में कवि क्रम ऊहात्मक और खिलवाड़ बनकर रह गए। भागीरथी मिश्र ने इन कवियों के बारे में लिखा है कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरकता, इसलिए प्रेम के उत्तर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनंतता, एक निष्ठा, त्याग, तपस्या आदि उदार पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए। इसी प्रकार रीतिबद्ध कवियों के प्रेम चित्रण में जहाँ रसिकता और कामुकता दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ रीति मुक्त कवियों के यहाँ प्रेम चित्रण में स्वच्छंदता है, उदात्तता है एवं एक कृत्रिमता दिखाई देती है। रीति मुक्त कवियों के यहाँ विरह वर्णन की प्रधानता है, परंतु विरह ताप की अतिशयता एवं विरहजन्य ऊहात्मकता दिखाई नहीं पड़ती है। रीतिकालीन काव्य की जो तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है वो है अलंकारिकता। रीतिकाल की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति है अलंकारिकता। इसका कारण राज दरबारों का विलासी वातावरण तथा ये कवि कविता को अलंकारों से सजाने को अपनी सार्थकता समझते थे। इस युग के कवियों सभी अलंकारों का निरूपण अपनी कविताओं में किया है। यह कविता साधन न होकर साध्य है। अधिकतर कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए हैं, लेकिन बहुत से कवियों ने केवल उदाहरण लिखे, जबकि उनमें लक्षण विद्यमान थे। इस युग में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि वह साधन न रहकर साध्य हो गया। कभी कभी केवल अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होते हैं और कवि का अभिप्रेत अर्थ उसी चमत्कार में कहीं खो जाता है। इस अलंकार प्रेम की वजह से इस दौड़ की कविताएं विकृत भी हो गई और ये दोष रीतिकालीन कविता में प्राय दिखाई पड़ता है। केशव को इसी कारण शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा।
केशव अलंकार विहीन कविता को काव्य नहीं मानते थे, भले ही उसमें अन्य कितने ही गुण मौजूद हों। अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा या राज प्रशस्ति। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसलिए इन आश्रयदाताओं का गुणगान करना इनकी मजबूरी भी थी। परिणाम स्वरूप इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया। भूषण जैसे कुछ कवि अपवाद है। रीतिमुक्त कवियों ने आत्म-अभिव्यक्ति को अपने काव्य में अभिव्यक्त भी किया है। अगली जो विशेषता है वो है चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। इस युग के कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के साथ साथ बहुज्ञता का भी प्रदर्शन अपने ग्रंथों में किया है। चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न अलंकारों के प्रयोग तो इन कवियों ने किया ही किया है, साथ ही शब्दों की पचिकारी एवं रमणीयता पर भी ज़्यादा ध्यान इन कवियों ने दिया है। वहीं बहुज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए साहित्यतर विषय जैसे ज्योतिष, गणित, काव्य, नीति शास्त्र एवं आयुर्वेद जैसे विषयों पर भी अपने काव्य को माध्यम बनाया है। अगली जो विशेषता है उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण। रीतिकाल में जो प्रकृति चित्रण है वो प्रायः उद्दीपन रूप में हुआ है। प्रकृति का स्वतंत्र और आलम्बन रूप में चित्रण बहुत कम हुआ है। दरबारी कवि जिसका आकर्षण केंद्र नारी थी, इसलिए इन कवियों का ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर गया ही नहीं। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण भी इन कवियों ने जो किया है वो परंपरागत है। नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुरूप प्रकृति का संयोग में सुखद और वियोग में दुखद रूप में चित्रण इन कवियों ने किए। सेनापति और पद्माकर जैसे कवि इसके अपवाद हैं, क्योंकि सेनापति और पद्माकर के यहाँ वर्षा एवं वसंत ऋतु का आकर्षण वर्णन हुआ है। धन्यवाद।